हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज का टॉपिक है हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। और कल मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन माइक्रोस्कोप से, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है बच्चों, वो पहला टॉपिक है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। और कल मैंने इसकी शुरुआत में बताया था कि ये एक स्मॉल फोकल लेंस का कॉन्वेक्स लेंस होता है। एक स्मॉल फोकल लेंस का कॉन्वेक्स लेंस होता है और उसी केस पर काम करता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ, इसकी अपोजिट साइड में सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट में इसकी मैग्नीफाइड इमेज बना करती है। याद आया आपको? एक बार पढ़ देता हूं मैं थ्योरी नोट से। ए सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए स्मॉल फोकल लेंथ, ए वर्चुअल एरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो देखिए, फाइनली जो चीज है वो इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, याद रखिएगा, यही पॉइंट याद रखने वाली है कि जो फाइनल जो इमेज बनेगी वो एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन LDDV पे बनेगी। ओके ओके, फाइनल इमेज जो बनेगी वो LDDV पे बनेगी। ओके, सो व्हाट आई सेड कि मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई हेल्ड क्लोज टू द लेंस। दैट इज व्हाई ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज आल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आइए इसका डायग्राम बना लेते हैं। उसी डायग्राम पे इसकी पूरी वर्किंग बेस रहेगी। तो इसका डायग्राम देखो, वही 10th क्लास वाला डायग्राम है बिल्कुल, बस एक चीज का चेंज हो जाता है बेटा। ये आपके पास लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ओके, ठीक है ना। लेंस आपको स्मॉल फोकल लेंथ का लेना है क्योंकि चीजों को हम पास में लेते हैं। ओके, स्मॉल फोकल लेंथ का लेंस लेना है। तो फोकल लेंथ आप इसकी अप्रोक्सीमेट यहां मान लीजिए, थोड़ी यहां इसकी आपने फोकल लेंथ मान ली। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज A एंड B। ओके, ये फोकल लेंथ लगभग इतनी दूरी पे यहां बना दीजिए। तो पहली जो रेस चलेगी कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन किससे होके गई बेटा? फोकस से होके गई। डन। जो दूसरी रेस चलेगी वो देखिए निकल गई। गैप आगे की तरफ बढ़ता जा रहा, तो पीछे की तरफ क्या होगा? कम होगा। और ये इसका फाइनल इमेज आपको बन गया। ओके, नेम ऑफ द इमेज ये A था, A डैश, और ये B था, तो क्या बन गया? B डैश। ओके, चेंज कर दो इसको। नोट्स में मैंने A ऊपर B ले रखा है। दिस वुड बी B डैश एंड दिस वुड बी A डैश। कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, नाम कैसा भी ले लो। ओके, इमेजेस देखो, रेज बना दी सारी, ये यहाँ चल रही है। ओके, ये एक्सटेंशन है बैक साइड में। क्लियर हुआ? एक बार मैं कंसिडरेशन पढ़ देता हूँ बेटा। व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U। एंड जो फाइनल इमेज बनेगी आप उसको क्या बोलोगे? वो कहां पर बन रही है? D पर। D मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आफ्टर एडजस्टमेंट, जो फाइनल आएगा दैट इज D। ओके, कंसिडरेशन एक बार पढ़ देता हूँ क्योंकि आपको लिखना पड़ सकता है एग्जाम में। Let an object AB is held between the optical center C. This is optical center C. Optical center C and the principal focus F of the lens. Okay, perpendicular to the principal axis. A virtual erect and magnified image. A virtual erect and magnified image AB dash B dash is formed. Okay, as traced in figure. तो ये फिगर बना के ये सब आपको लिखना पड़ेगा। The eye is held close to the lens and CB dash equals to D. Suppose ये आपकी आंख यहाँ है और आंख के लिए CB dash image की distance from C to B dash, this is equal to D. It is near about 25 centimeter, least distance of distinct vision. समझ गए बेटा? एडजस्टमेंट करने के बाद जो है CB dash equals to D, this is equals to near about 25 सेंटीमीटर पे हमने इमेज फाइनल प्राप्त कर लिया।
अब बात करते हैं बेटा मैग्नीफाइंग पावर। सबसे पहला टर्म आता है इसमें मैग्नीफाइंग पावर। एम क्या होता है बेटा? एम, इसमें आता है एक टर्म होता है मैग्नीफाइंग पावर। ओके, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय लेंस। यस बेटा, इमेज का एंगल सबटेंड और लेंस का एंगल सबटेंड का जो रेशियो कहलाता है बेटा, उसको हम बोलते हैं, उसे हम कहते हैं रेशियो जो होता है वो कहलाता है दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन रेशियो, एम। ओके, सॉरी, मैग्नीफाइंग पावर, नॉट मैग्निफिकेशन रेशियो, इसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। क्लियर है? तो बट याद रहे कि मैग्नीफाइंग पावर की पूरी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज the ratio of angle subtended by the image to the object on the eye when they are at least distance of distinct vision from the eye। जिस समय ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हूं। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, बहुत कंफ्यूजन होता है इस लैंग्वेज में, तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, यहाँ पे सिंपल पढ़ रहे हैं, एक लेंस की बात करोगे तो सिंपल ही कहलाएगा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट। इमेज का एंगल और ऑब्जेक्ट का एंगल। इमेज का सबटेंडेड एंगल कहलाता है बेटा बीटा, और ऑब्जेक्ट का सबटेंडेड एंगल कहलाता है अल्फा। ओके, तो इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एंड बाय द ऑब्जेक्ट। किस पर? आंख पर। किस पर बेटा? आंख पर। तो ये आंख जा रही है। ओके, आंख पर एंगल सबटेंड जो बनेगा ऑन द आई व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई, जब दोनों ही ऑब्जेक्ट और इमेज लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हैं। आया समझ में ये बात? अब अच्छे से समझो बेटा, अभी तो हमारा इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है, तो इसका एंगल क्या बनेगा बेटा? ये वाला बड़ा वाला एंगल मान लो बीटा। क्या मान लो? एंगल बड़ा वाला बीटा, बिकॉज इमेज का एंगल क्या कहलाता है बेटा? विजन एंगल ऑफ इमेज बीटा। अब आपको ऑब्जेक्ट का एंगल चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा? ये है ए बी। कहाँ पे है? यू पर है, बट शर्त के अनुसार कहाँ पे होना चाहिए? ये होना चाहिए LDDV पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होना चाहिए ना। इसको खसका करके पीछे की ओर ले जाओ बेटा। तो यदि हम इसको ऑब्जेक्ट को भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखते हैं, तो देखो बेटा ये B है, इसका नाम ले लो A डबल डैश। क्या नाम ले लिए बेटा? A डबल डैश, बिकॉज A को हमने शिफ्ट करके हम कहाँ पर ले गए बेटा? A डबल डैश पे। बोलो यस। अब बेटा एंगल यदि आप देखना चाहते हो तो मिला दो यहाँ से इसको, ये मिला दिया। मिलाया ना बेटा? ये छोटा सा एंगल देखो दिख रहा है अल्फा। क्या दिख रहा है? अल्फा। आ गया समझ में ना? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत हुई? बोलो बन जाएगा नहीं बनेगा? इसका नाम A1 दे दो अगर आपको A डबल डैश अच्छा नहीं लग रहा है। इसका नाम A1 दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए? A1। अब हमारी प्रोसेस शुरू होती है बेटा। देखो फिर से मैं बता देता हूँ क्या क्या किया। हमने पहले ओरिजिनल डायग्राम बनाया जैसा बन रहा था। हमको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज तो मिल गई थी, बट अकॉर्डिंग टू द रूल हमें अपने ऑब्जेक्ट को भी LDDV पे रखना पड़ेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो हम इसको ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दैट टाइम बड़ा वाला एंगल बीटा, छोटा वाला एंगल अल्फा। समझ में आ गया ना? चलो अब हमको बनानी है मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है बेटा? बीटा बाई अल्फा। बीटा बाई अल्फा, समझ गए ना? बट बेटा बीटा इज वेरी स्मॉल एंड अल्फा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो आपको याद होगा मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था बीटा इज नियरली इक्वल टू 10 बीटा एंड अल्फा इज नियरली इक्वल टू 10 अल्फा। याद आया?
बीटा को टेन बीटा, अल्फा को टेन बीटा मान सकते हैं. सो नाउ दिस m मैग्नीफाइंग पावर बिकम टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा. टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा होगा ना, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा. अब चलिए बेटा हम टेन बीटा निकाल लेते हैं. टेन बीटा अलग अलग निकाल लेते हैं. तो टेन बीटा किस में निकलेगा बेटा? बड़े वाले ट्रायंगल में, ए डैश बी डैश सी में. टेन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हुआ बेटा? ए डैश बी डैश अपॉन बेस क्या हुआ बेटा? बी डैश सी. हुआ ना? हो गया कि नहीं हुआ? एक तो ऐसे भी निकल सकता है, बट देखो आप ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है बेटा बीटा वाला, ये छोटा, ये जो ट्रायंगल बना था जिसको बाद में मैंने शिफ्ट किया था, ये भी तो यही एंगल सबटेंड कर रहा है ना बीटा. बोलो यस कि नो? भाई इसी का बड़ा ही तो ट्रायंगल है. ये बड़े वाले का बीटा था, तो छोटे वाले का भी क्या है बेटा? बीटा. यस कि नो? कुछ भी जबरदस्ती हाँ नहीं करना, देख के हाँ करो, ठीक है ना. सो टेन बीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? छोटे वाले से इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हुआ बेटा इसके लिए? ए बी अपॉन बेस. बोलो बेटा नंबर वन इक्वेशन आ गया समझ में ना? टेन बीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. अब टेन अल्फा चाहिए है. टेन अल्फा कौन बना रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट. ये वाला देखो, ये बना रहा ऑब्जेक्ट, है ना. तो टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बनेगा बेटा इसका? ए वन बी. बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना. ए वन बी डैश है बेटा, ये ए वन बी डैश अपॉन बेस क्या बनेगा बेटा? बोलो बी डैश सी. बी डैश सी, ठीक है ना. बी डैश सी. अब चलिए हमें क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन. टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा लगा दो बेटा. पूरे में डायग्राम बना दिए हैं, बार बार मिटा के करना पड़ेगा, काम चला लेना. ओके, तो चलिए अब अभी हम निकालना है हमें टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा. सो एम इक्वल्स टू टेन बीटा बाई टेन अल्फा. वैल्यू पुट करो बेटा टेन बीटा की, ए बी बाई बी सी मल्टीप्लाइड बाई टेन अल्फा. अपॉन में जाएगा तो बी डैश सी कहाँ चला जाएगा? ऊपर. तो ये हो गया बी डैश सी डिवाइडेड बाई ए वन बी डैश. ए वन बी डैश, ए वन बी डैश. देख बेटा ध्यान से, ए वन बी डैश और ये दोनों, ये तो इक्वल है ना, शिफ्टिंग ही तो की थी. यस और नो? तो दोनों इक्वल हैं. तो ए वन बी डैश से ये क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया. क्लियर हुआ? क्या आ गया बेटा अपने पास? m इक्वल टू बी डैश सी अपॉन कितना? बी सी. m इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी. सही है ना बेटा? बेटा बी डैश सी क्या आएगा? बी डैश सी. दिस इज व्हाट? इमेज डिस्टेंस. यस और नो? इमेज डिस्टेंस कितनी है? d है. बाद में पुट कर देंगे d, बट फिलहाल माइनस v. माइनस v की वैल्यू d अभी पुट कर देंगे, डोंट वरी. ये हो गई कितनी? माइनस v. ओके, एंड ये कितना है बेटा? माइनस का u. माइनस का u. माइनस से माइनस कैंसिल. बेटा मैग्निफिकेशन क्या आ गया? v बाई यू. आना भी था पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज ऊपर की तरफ बन रही है ना. तो m इक्वल टू कितना आ गया? v बाई यू. m इक्वल टू v बाई यू आ गया समझ में? m इक्वल टू v बाई यू. ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब m इक्वल टू v बाई यू हमने कर लिया है. अब हमें दो एक्सप्रेशन और डेवलप इसके करने पड़ते हैं, वो हम डेवलप करने जा रहे हैं. चलिए अब हमें लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. m इक्वल टू v बाई यू. ये आ चुकी है हमारी मैग्नीफाइंग पावर. ये हमारी आ चुकी है क्या? मैग्नीफाइंग पावर. ओके, अब आप लेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं. यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? m इक्वल टू v बाई यू. अब यहाँ पे मैं अपना लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं. तो मैं थोड़ी सी जगह यहाँ बना लूँ क्या? यहाँ बना लेता हूँ. चलिए यहाँ मैं बना लेता हूँ. देखिए बेटा, आने वाले समय में v के प्लेस पे क्या पुट करूंगा? d. क्या पुट करूंगा? d. बिकॉज v जो बना है फाइनली वो किसके इक्वल है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के इक्वल है. जो v है वो लीस्ट डिस्टेंस. बट फिलहाल लेंस फॉर्मूला कहता है कि 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. बेटा हमारे पास क्या है? v बाई यू है. हमें v चाहिए इसके ऊपर. v का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो बेटा. तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो v बाई एफ इक्वल टू v बाई वी माइनस का v बाई यू. v बाई वी माइनस v बाई यू आया समझ में ना?
सो v बाई एफ इक्वल टू, v से v कैंसिल कितना हुआ बेटा 1 माइनस v बाई यू, v से v कैंसिल हो गया, ओके 1 माइनस v बाई यू। एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना बेटा, v बाई यू को अलग कर लो, इधर ले आओ, तो v बाई यू प्लस में आ गया, v बाई यू इक्वल्स टू 1 माइनस v बाई एफ, 1 माइनस v बाई एफ। बेटा v बाई यू को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। क्लियर हुआ ना? 1 माइनस v बाई यू को, एंड इज इक्वल्स टू 1 माइनस v बाई एफ। अब देखो बेटा, इमेज डिस्टेंस जो होती है v कहलाती है ना, v की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा? माइनस डी के, नेगेटिव डी के, बिकॉज डी बैक साइड है, तो यहाँ पे मैं v की जगह क्या रख सकता हूँ? माइनस डी। क्या रख सकता हूँ? माइनस डी। हाँ, अब आप कहोगे माइनस लगा रहे हैं सर। देखो बेटा, वो माइनस मैंने वहां पे लगाया था, वो माइनस मैंने यहाँ पे लगाया था मैग्निफिकेशन के लिए। आया समझ में? और अब यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पे तो मैंने वैल्यू प्लेस नहीं करी ना। अरे ये तो इंडिपेंडेंट है, उससे थोड़ा ना जुड़ा है ये तो नया फॉर्मूला मैं लेके आया ना अपने जेब से, तो मुझे यहाँ पे तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना v की। यस और नो? 10th क्लास में भी हम क्वेश्चन v की जगह -3 रखते थे, 3 रखते थे, जो भी रखते थे। अब हमें v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो यस, सो v इक्वल्स टू माइनस डी, सो m इक्वल्स टू कितना आएगा? 1 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? माइनस, और इसका एक और माइनस डी का, 1 प्लस डी बाई एफ। आ गया समझ में? 1 प्लस डी बाई एफ। क्लियर हो गया? तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग या मैग्नीफाइंग ग्लास की फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। समझ में आया? अब आप देखिए इसमें क्या चीजें आपको सीखने को मिल रही है। अगर फोकल लेंथ बढ़ेगी तो ये टर्म क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा, तो मैग्निफिकेशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और अगर फोकल लेंथ कमेगी तो ये टर्म क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? बढ़ेगा। समझ गए ना? क्लियर हो गया? सो क्लियरली इफ f is decreases then m increases, okay, and small the focal length of the lens, greater will be the magnifying power. क्लियर हुआ? जितनी कम फोकल लेंथ होगी उसकी मैग्नीफाइंग पावर उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो एक बार फिर से विचार कर लेते हैं क्या क्या किया। m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा लिया, बीटा बाई अल्फा का यूज करके बेटा हमने निकाला m इक्वल टू वी बाई यू। डन, m इक्वल टू वी बाई यू आ गया ना। उसके बाद लेंस फॉर्मूला लगाया, क्योंकि मैग्निफिकेशन निकालना था। लेंस फॉर्मूले से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, v का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, m की टर्म बन गई, और फाइनली हमने v की वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस डी बाई एफ। कोई प्रॉब्लम? बन जाएगा ना? ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए। अब अगला डेरिवेशन हमारा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, तो 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, बस ऐसे याद कर लो। चलिए अगला पढ़ते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सिंपल माइक्रोस्कोप से। इसमें 2 लेंस होते हैं, इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है ना बेटा? देखिए, पहला हमने जो बताया था आपको, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंगल माइक्रोस्कोप में जो पहला एक ही लेंस होता है और उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? बहुत स्मॉल। क्या होती है? बहुत स्मॉल। इसे याद रहेगा तो आपको याद आएगा m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। ये फॉर्मूला था, m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। याद आया? फॉर्मूला फाइनली बना था m इक्वल्स टू 1 माइनस वी बाई यू, और v की जगह आपने क्या रख दिया था? माइनस डी, तो 1 प्लस डी बाई एफ आ गया था। फोकल लेंथ कम करोगे, मैग्निफिकेशन बढ़ करके आएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक की जगह पे 2 लेंस का इस्तेमाल होता है। ओके, एक के प्लेस पे अपन को 2 लेंस का इस्तेमाल होता है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आइए जानते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। थ्योरी शीट को रेफर करेंगे बच्चे। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंस। तो भैया सबसे पहले है कि इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होगा। जी हाँ, इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होगा। ओके, जो पहला वाला लेंस जो होगा, जिसके पास में आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसको बोलेंगे आप क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलेंगे बेटा? जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस। और दूसरा लेंस जो आपकी आंखों के पास होगा,
दैट इज कॉल्ड आई पीस, दैट इज कॉल्ड आई पीस। समझ में आया ना? तो इसमें दो लेंस होते हैं, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और दूसरे को बोलते हैं आई पीस। मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, देखिए जब आप कभी भी माइक्रोस्कोप में बैठते हैं तो आपके आंख के पास एक लेंस हुआ करता है, छोटा सा होता है ना, जिसको देखते हैं। ये जो पास वाला लेंस होता है इसको बोलते हैं आंख के पास वाला, इसको बोलते हैं आई पीस लेंस। समझ गए ना? और एक लेंस होता है जिसके ऊपर आप कंट्रोल करके उसको एडजस्ट करते हो, बड़ा छोटा करते हो। एक नीचे लेंस लगा होता है, इसके नीचे आपकी क्या लगी होती है, स्लिट रखी होती है ना, इसको बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। क्योंकि इसके सामने कौन बैठा है, इसके सामने ऑब्जेक्ट बैठा है। तो पहली चीज बेटा इसमें दो लेंस रहेंगे, एक कहलाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस, समझ गए? ऑब्जेक्टिव लेंस को हम ओ से शो करते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस बेटा ये बताओ, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने ही तो चीज रहती है ना, तो इसको पास की चीज को फोकस करना है कि दूर की चीज को फोकस करना है? पास की चीज को। तो याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा होगी स्मॉल, क्योंकि यार इसको पास की चीज को फोकस करना है। आप माइक्रोस्कोप से कोई लाख किलोमीटर दूर थोड़ा ना बैक्टीरिया धर के देखते हो, आप तो पास में रख के देखते हो ना। तो आपको छोटी सी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस की वेरी स्मॉल फोकल लेंथ नीडफुल है। ओके, और इसका अपर्चर कैसा होता है बेटा, इसका स्मॉल अपर्चर होता है, शॉर्ट अपर्चर। कैसा अपर्चर? शॉर्ट अपर्चर, ठीक ना, ज्यादा बड़ा अपर्चर नहीं होता है। ओके, शॉर्ट अपर्चर। एंड दूसरा जो लेंस होता है बेटा वो आई पीस होता है, आई पीस ई। उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? उसकी फोकल लेंथ होती है मॉडरेट। क्या होती है? मॉडरेट, मतलब ठीक ठाक, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, है ना, ना बहुत ही कम फोकल लेंथ ना बहुत ही ज्यादा, परंतु इससे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी। समझ गए ना? इसकी बहुत कम होगी परंतु इसकी फोकल लेंथ, आपके आंखें के वाले पास वाले की फोकल लेंथ जो होगी ऑब्जेक्टिव से क्या होगी? ज्यादा। समझ में आ गया ना? और इसका अपर्चर भी लार्ज होगा। याद रखिएगा, तो कुछ चीजें याद रखने वाली हैं इसमें। आपको क्या याद रखना है? मॉडरेट फोकल लेंथ, मॉडरेट फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। समझ में आया बेटा? लार्ज अपर्चर। इसका कैसा रखना है बेटा? इसकी ये लेस फोकल लेंथ या स्मॉल फोकल लेंथ, और कैसा अपर्चर? स्मॉल अपर्चर। समझ में आ गया नहीं है? क्लियर हुआ ना? ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया माइक्रोस्कोप के बारे में। अब आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग में आपको पूरी दिखाता हूं। ठीक है, चलिए बहुत आराम से इसका डायग्राम के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके सामने दो लेंस हुआ करते हैं जो कोएक्सियली रखा होते हैं। ये पहला लेंस है बेटा, देख लो। पहले लेंस का मैंने क्या बनाया बेटा? फोकल लेंथ भी छोटी लेनी है और स्मॉल अपर्चर, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ छोटी होने के लिए लेंस को मोटा कर दिया करो, क्योंकि लेंस जितना मोटा होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी कम होगी। समझ गए ना? और जितना पतला होगा फोकल लेंथ उतनी क्या होगी? ज्यादा। तो ये अपने पास है लेंस पहला नंबर का, और फिर इसके बाद एक दूसरे नंबर का लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है बेटा, और दूसरे नंबर का लेंस है बेटा आई पीस, थोड़ा सा इससे बड़ा, और इसको बिल्कुल पतला रखना। ये देखो, ये मैंने बड़ा भी कर दिया और पतला भी कर दिया, ठीक है ना? नहीं आया समझ में बेटा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो गलत बोल गया, ऑप्टिकल सेंटर C1 मान लो, और इसका क्या मान लो बेटा? C2। इसकी फोकल लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, समझ गए? बट है ना, और इसका अपर्चर कम था, इसका अपर्चर थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना बेटा? हाँ, चलिए अब देखते हैं बेटा। ये इसकी फोकल लेंथ है फर्स्ट वाले की, समझ गए ना? क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे है इसका फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, इस तरफ, इस वाले का थोड़ा इधर ले लो, क्योंकि ज्यादा फोकल लेंथ है ना भाई, इसकी फोकल लेंथ कम है और इसकी थोड़ी सी क्या है? ज्यादा है, तो ये ले लिया। चलो बेटा सॉल्व करें, अब बनाए इसको। देख, ये ऑब्जेक्ट रख दे बेटा अपना, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, समझ गए? जैसे मैंने ऑब्जेक्ट रखा इसको, एक रेस चली, समझ गए? एक रेस चलेगी
वो कहाँ से होके जाएगी बेटा? इसके फोकस से। थोड़ा मैं डायग्राम को सही करने के लिए इसको मैं हल्का सा पीछे बना रहा हूँ बेटा, नहीं तो वो उसके ऊपर घुस पड़ रहा है। ये लो, ये इसकी फोकल लेंथ है, ये ऑब्जेक्टिव वाले की फोकल लेंथ है, लेफ्ट हैंड वाला सेकंड फोकस, ये फर्स्ट फोकस। समझ गए हैं? ये बेटा ऑब्जेक्ट रखा मैंने। पहली रेस जो है वो किससे होके जाएगी बेटा? फोकस से। थोड़ा आगे, हल्का सा आगे और बना लो। ये फोकस से होके गई, ये गई। समझ में आ गया ना? पहली रेस जो है किससे होके गई? फोकस से। ये गई फोकस से। समझ गए ना? दूसरी रेस कहां से जाएगी बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से। ये देखो, ये गई ऑप्टिकल सेंटर से। यहां पे दोनों रेस भिड़ गई, दोनों रेस मीट हो गई। यहां पे क्या बनेगा इसका बेटा? इमेज बनेगी। क्या बनेगी राजा? इसकी इमेज। बेटा ये क्या अपने पास ऑब्जेक्ट है? ऊपर ए है और ये बी है, इसकी इमेज बन गई बेटा। ये चोंच वाला एरिया बनेगा ए डैश, और ये पूंछ बनेगी इसकी, क्या बन गई बेटा? बी डैश। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? ठीक है बेटा। अब देख बेटा, ये इसके सामने, ये इसका क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। फिर से रेस चली, एक यो टकराई। ये कैसी कहलानी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के सामने। बोलो हाँ। इसकी फोकल लेंथ इधर है आई पीस की, तो उधर भी तो इसी साइज की होगी लगभग, होगी ना? तो रेस कैसी जाएगी बेटा? फोकस से चली गई। यस और नो बोलो। एरोज लगा देना बेटा, बहुत काम के होते हैं एरोज। समझ गए ना? दूसरी रे चलेगी बेटा, ये इधर से निकल गई। बोलो यस। बेटा इस दुनिया में तो इनका मिलन हो नहीं रहा है आगे जाके, है ना? ये आंख बैठी है, तरस रही है देखने के लिए कि मुझे इमेज दिखाई दे। तो इसे कैसी इमेज दिखाई देगी बेटा? वर्चुअल इमेज। कैसी दिखाई देगी? वर्चुअल इमेज। बेटा देखो, इसको बढ़ाओ यहाँ की तरफ और इसको ये पीछे की तरफ बढ़ाओ। ये दिखी आपको वर्चुअल इमेज? यहाँ पे मिल गए बेटा, ये आपको मिल गई, ये एरो पार्ट मिल रहा है ना बेटा ए का। ये क्या बन जाएगा बेटा? ए डबल डैश। और ये क्या बन जाएगा बेटा? बी डबल डैश। समझ में आ गया? ये है डायग्राम। समझ गए? एडजस्टमेंट करोगे, फाइनल इमेज ये बनी है। किसके रिस्पेक्ट में बनी है? इसके रिस्पेक्ट में। कहां पर लेकर के आओगे बेटा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। समझ गए ना? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ये क्या कहलाएगा बेटा? यू। क्या कहलाएगा? यू। बोलो सारा डायग्राम क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको डायग्राम क्लियर हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। बढ़िया प्यारा सा डायग्राम बना लो अपनी अपनी कॉपी में। ये डायग्राम आपको आ गया है। आंख थोड़ी सुंदर कर दूं मैं, आंख उल्टा सुल्टा देख रही है, आंख को वो दिखाऊं जहां देखना आंख को। ये लो बना लो भाई ऐश्वर्या की आंख। ओके ठीक है ना बच्चे लोगों? चलो क्या बोलेंगे अब आगे? इसका थ्योरी पढ़ता हूं मैं आपको, देखो है ना। द टू लेंस आर हेल्ड कोएक्सियली। दो लेंस है बेटा, एक L1 एक L2। पहला वाला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है, दूसरा वाला लेंस कहलाता है आई लेंस या आई पीस बोलते हैं इसको। आई लेंस बोल दो बेटा। हाँ, दो लेंस है, दोनों को कोएक्सियली रखा जाता है। ओके है ना। और दोनों एक ट्यूब के फ्री एंड में होते हैं। ये एक ट्यूब होती है बेटा, ये एक ट्यूब का बाहर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है बेटा? बाहर वाला ऑब्जेक्टिव। अगर आपने माइक्रोस्कोप चलाया है तो आपने देखा होगा उसमें एक लंबी सी ट्यूब होती है, और वो ट्यूब आप आराम से मूव कर पाते हो, उसको ऊपर नीचे कर पाते हैं ना, एडजस्टमेंट होता है ना। तो बेटा उसमें छोटे से स्क्रू लगे होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव के ऊपर एक और ट्यूब जाती है बेटा जिसमें आई पीस लगा होता है। अब जैसे आप इसको दबाते हो तो ये जो रिंग्स होती हैं, बॉल्स होती हैं, घूमती हैं, ये ट्यूब पास में आ जाती है, ये लेंस चल के यहाँ आ जाएगा। जैसे पीछे खींचोगे वो पीछे चला जाएगा। इसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। ठीक है ना? यस। तो मैं पढ़ रहा हूँ। द टू लेंसेस आर हेल्ड कोएक्सियली एट द फ्री एंड ऑफ अ ट्यूब
at a suitably fixed distance from each other. The distance of the objective lens from the object can be adjusted by rack and pinion arrangement. ठीक है ना? The distance of the objective lens from the object can be adjusted by rack and pinion arrangement. मतलब आप इसको आगे पीछे करके इस ऑब्जेक्टिव लेंस को, जो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर आपको थोड़ा सा दूर जाना है, आपको पीछे होने पे फोकस हो रहा है तो इसको पीछे कर लो, अगर आगे होने पे फोकस हो रहा है तो इसको स्क्रू को खोल के कहाँ कर लो, आगे कर लो। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि हम ऑब्जेक्ट को वहाँ पे आगे पीछे कर लेंगे और लेंस को, समझ गए ना? क्योंकि स्लाइड रखने की जगह तो वहाँ फिक्स है, तो अपन लेंस को ही आगे पीछे करेंगे, है ना? यस, ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा आगे, हाँ ए बी के बारे में बात करते हैं। लेट ए बी इज व्हाट? ए बी इज अ स्मॉल टीनी ऑब्जेक्ट हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, बियॉन्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, बियॉन्ड इट्स प्रिंसिपल फोकस, मतलब इसको इसके प्रिंसिपल फोकस के आगे रखना है, इसके प्रिंसिपल फोकस के इस तरफ रखना है, बियॉन्ड रखना है, समझ गए ना? अंदर नहीं रख लेना है, ये वर्चुअल इमेज बन जाए, समझ गए ना? हाँ, बियॉन्ड इट्स प्रिंसिपल फोकस एफ ओ, ये प्रिंसिपल फोकस का नाम क्या है? एफ ओ। ऐसा करने पे इसकी कैसी इमेज बनेगी बेटा? एक रियल इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड, समझ में आया ना? रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज, क्या नाम है बेटा? ए डैश बी डैश। क्या नाम है? ए डैश बी डैश ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये किसने बनाई है? ऑब्जेक्टिव ने। किसने बनाई बेटा? ऑब्जेक्टिव ने, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ने। अब ए डैश बी डैश जो है वो आई पीस के लिए या आई लेंस के लिए क्या एक्ट करेगा बेटा? वो एज ए ऑब्जेक्ट एज करेगा, है ना? ये जो इमेज बनी ना, ये इसके लिए कैसे काम करेगा? एज ए ऑब्जेक्ट। तो फाइनली जो ऑब्जेक्ट है वो ये जो लेंस है वो इसकी इमेज बनाएगा। ओके, सो व्हाट आई सेड, I can say that now A dash B dash acts as an object for the eye lens, and see this position. The position of this object is between its focus and optical center, है ना? इस तरीके से अपन को न्यू पोजीशन को एडजस्ट करना है such that A dash B dash lie between the optical center C2, this optical center C2 of the eye lens and its principal focus FE, and its principal focus FE. So what we have a virtual and magnified image A double dash B double dash is formed by who? By eye lens, by eye lens। बन गया। ये तो हो गई बेटा थ्योरी, क्लियर हुआ ना? बन जाएगा ना? Now see this image A dash A double dash B double dash, this image this image A double dash B double dash is erect। ये क्या है बेटा? erect है। देखो ये भी A dash है, ये B dash है, इसी के जैसी क्या बनी? A double dash B double dash is erect with respect to A dash B dash, is erect with respect to A dash B dash, but it is inverted with respect to AB। A ऊपर था, B नीचे था, यहाँ A नीचे है, A double dash नीचे, और B क्या है? ऊपर है, समझ गए ना? So now last lines, the final image A double dash B double dash is seen by the eye held close to the eye lens. The adjustment are so made that A double dash B double dash at the least distance of distinct vision from the eye। finally आप इसको एडजस्ट करोगे और इस इमेज को ऐसा एडजस्ट करोगे कि आपको ये इमेज आपके लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर दिखाई दे। दिस मीन्स C2 B double dash equals to what? equals to D, equals to D। बस ये था सारा का सारा थ्योरी। अब स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन, फॉर्मूला बनाते हैं बेटा इसका। ओके, चलें स्टार्ट करें। सो अगेन वहीं से मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, so magnifying power of a compound microscope is defined as the ratio of the angle subtended at the eye by the final image to the angle subtended at the eye by the object।
once again I am repeating, magnifying power of a compound microscope is defined as the ratio of angle subtended at the eye by the final image. मतलब फाइनल इमेज जो है वो क्या एंगल सबटेंड कर रही है। देख बेटा फाइनल इमेज कहाँ है, ये है फाइनल इमेज, कहाँ है, ये है बेटा। ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है, इमेज के एंगल को क्या बोलते हैं बेटा हम, बीटा। इमेज के एंगल को हम बोलते हैं बीटा, ठीक है ना। ये हो गया, आगे पढ़ रहा हूं वंस अगेन। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आई, defined as the ratio of the angle subtended at the eye by the final image to the angle subtended at the eye by the object. Yes, अब हमें ऑब्जेक्ट का एंगल लेना है। अब हमें किसका एंगल लेना है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। अब हमें ऑब्जेक्ट का एंगल लेना है, तो हम लगभग यहीं से एंगल लेंगे बेटा इसका। यदि आप यहां से एंगल देखो, यहां से यदि मैं एक लाइन खींच दूं, ये एंगल क्या बनेगा बेटा, अल्फा। क्या एंगल बनेगा बेटा, ये अल्फा। ऑब्जेक्ट का एंगल क्या बनेगा बेटा, ये अल्फा। आ रहा समझ में ना, कोई प्रॉब्लम। तो ये एंगल बनेगा अल्फा। तो इनका जो रेशियो कहलाएगा बीटा बाई अल्फा का, वो हम कहेंगे क्या, वो हम कहेंगे मैग्नीफाइंग पावर। बट एक बात आपको याद होगी, एक लाइन इसमें लास्ट में और जोड़नी पड़ती है, मैं पूरा कर देता हूं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये लाइन जोड़ रहा हूं, व्हेन बोथ फाइनल इमेज एंड द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई। जबकि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही कहां पर होते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो बेटा ऐसा करने पे यहाँ पे आपका इमेज तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे था, बट आपका ऑब्जेक्ट जो था वो कहां पे था, वो यहाँ पे था। तो हमें ऑब्जेक्ट को भी कंसीडर कहां करके लाना पड़ेगा बेटा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। समझ रहे हो, तो हमें ऑब्जेक्ट को भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो बेटा ये मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा ये अनक्लियर्ड है। क्या करो, ऑब्जेक्ट को भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर शिफ्ट करो, जैसे पिछले बार शिफ्ट किया था। ये था ऑब्जेक्ट, इसको शिफ्ट करके इसके ऊपर लेके आओ। तो इसको अपन ने ये लाइन बढ़ाई और ये ऑब्जेक्ट को अपन ने शिफ्ट किया, ओके। अब जो एंगल लिया, इस एंगल को बोलेंगे हम क्या, अल्फा। क्या बोलेंगे इसको हम, अल्फा। क्लियर है जी, इस एंगल को हम बोलेंगे अल्फा। इसका नाम दे दीजिए जी, इसका नाम है A1। क्या नाम है, A1। ए था, ए से A1, और ये तो है ही B डबल डैश। बोलो सब कुछ क्लियर है ना, A1 B डबल डैश। चलिए अब बनाते हैं फॉर्मूला। तो मैग्नीफाइंग पावर M इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा जी, बीटा बाई अल्फा। यस और नो। स्मॉल एंगल के लिए बीटा इक्वल्स टू 10 बीटा एंड अल्फा इक्वल टू क्या होगा जी, 10 अल्फा। सही है ना। अब आइए 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यूज रख देते हैं। 10 बीटा तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, m इज इक्वल्स टू 10 बीटा। बेटा कहाँ है बीटा, ये है बीटा, ये है बीटा। अब देखिए यहाँ पे बीटा आपको जो है कैसे दे सकता है, एक तो ये भी दे सकता है, A डैश B डैश भी दे सकता है बीटा, है ना, A डैश B डैश भी दे सकता है, और ये बड़ा वाला भी दे सकता है, A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है ना। तो हम ये बड़े वाले का लेंगे, हम किसका लेंगे, बड़े वाले का, ओके। तो बड़े वाले का 10 बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर A डबल डैश B डबल डैश अपॉन बेस B डबल डैश C2 B डबल डैश C2। तो 10 बीटा इज इक्वल्स टू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन कितना, B डबल डैश C2। आया कि नहीं आया, आ गया। नाउ 10 अल्फा। अब इसके बाद अपॉन में क्या आना है बेटा, 10 अल्फा। M इज इक्वल टू, ये तो हो गया 10 बीटा, अब 10 अल्फा। अल्फा बेटा ये एंगल दे रहा है,
ओके, तो अल्फा क्या है बेटा, देखो A1 B डबल डैश क्या है, A1 B डबल डैश अपॉन बेस क्या है, B डबल डैश C2, सेम टू सेम है, इसीलिए कैंसिल हो रहा था, इसलिए मैंने ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया। अगर मैं छोटा ले लेता तो क्या ये कैंसिल होता, नहीं होता। तो नाउ क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा A1 B डबल डैश अपॉन B डबल डैश कितना हो गया बेटा, C2। क्लियर हो गया, B डबल डैश C2 से B डबल डैश C2 हो गया कैंसिल, क्या आया, A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाई A1B डिवाइडेड बाई A1B A1B डबल डैश, या सॉरी A1B डबल डैश, बोलो आया समझ में, A1B डबल डैश, एनी प्रॉब्लम। अब बेटा देखो A1B डबल डैश क्या AB के इक्वल नहीं है तो इक्वल ना, है ना। तो याद करो, मैं डायरेक्टली यदि एंगल बनाता तो परपेंडिकुलर में AB आता, है ना। तो इसको मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB, चलेगा कि नहीं चलेगा, अपॉन AB, ठीक है। क्या मैं इसे A डबल डैश B डबल डैश मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन AB लिख सकता हूँ, यस और नो, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। अगर मैं इसमें डिनोमिनेटर में A डैश B डैश का नीचे मल्टीप्लाई और A डैश B डैश का बेटा ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। A डैश B डैश कहाँ है, ये है बेटा, A डैश B डैश का ऊपर मल्टीप्लाई और A डैश B डैश का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो क्या बन रहा है बेटा, ये बन रहा है A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उल्टा बोल गया, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके लिए, आई पीस के लिए, आई लेंस के लिए। सो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, यस और नो, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ इमेज, किसके लिए, देखो A डैश B डैश डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी तो मैग्निफिकेशन है। तो ये क्या हुआ बेटा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, MO, क्या आ गया, MO। तो बेटा पहला चरण, इस पहला पड़ाव पार हो गया इस डेरिवेशन का, M इक्वल टू ME मल्टीप्लाइड बाई MO, बेटा नोट कर लो यहाँ तक, M इक्वल टू ME मल्टीप्लाइड बाई MO, ठीक है ना। व्हाट इज ME, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ME मतलब मैग्निफिकेशन बाई आई लेंस, ओके, MO मतलब मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है ना, नोट करो, मैग्निफिकेशन बाई आई लेंस, मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव लेंस, ME इंटू MO। चलिए बच्चों, इतना लिखने के बाद अब रफ कर रहे हैं, ओके। डायग्राम तो नहीं मिटा सकता हूं मैं, मुझे डेरिवेशन ही इरेज करना पड़ेगा। ये बेटा मैंने इरेज कर लिया, क्या है मेरे पास, ये है, ओके। अब मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए मैग्निफिकेशन बाई आई लेंस और मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव लेंस सेपरेट सेपरेट, फिर मुझे इसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करना है, तो मुझे फाइनल मैग्निफिकेशन मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। चलो क्या है भाई, देखो ME और MO, सबसे पहले अपने पास फॉर आई लेंस, अगर अपन को ME निकालना है तो आई लेंस के लिए बात कर लेते हैं बेटा। आंख वाले आई पीस लेंस के लिए फॉर्मूला लिखूंगा मैं, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U होता है बेटा। V 1 अपॉन फोकल लेंथ 1 अपॉन FE इक्वल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE, आई लेंस के लिए सब कुछ E बेटा। V का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, V बाई FE इक्वल टू VE बाई VE, क्या हो गया बेटा, 1 माइनस VE अपॉन क्या हो गया, UE, VE अपॉन UE बेटा। V अपॉन UE को यहाँ ले आइए आप, तो ये हो गया प्लस VE अपॉन UE इक्वल टू 1 माइनस VE अपॉन क्या बेटा, FE। VE अपॉन UE को क्या बोलते हैं बेटा अपन, ME बोलते हैं ना, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस इक्वल टू 1 माइनस VE क्या है बेटा, माइनस D, देख लो VE आई पीस के लिए जो डिस्टेंस बन रही थी इमेज की, क्या बन रही थी, माइनस D, हाँ या ना, और अपॉन FE, तो ये फाइनली बन गया 1 प्लस D अपॉन FE, क्या आ गया जी, ये मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। चलो पहले इतना नोट कर लो, ME या ME बना लो।
चलिए अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, MO। देखो हमें MO चाहिए बेटा। MO कैसे निकालें, ME में मिटा देता हूँ, आई पीस का तो हो गया। याद रखना कितना निकाला अपने, इसको लिख लो इधर कोने में। ME इक्वल टू अपन ने निकाला है 1+D/FE। ओके, अब हमें चाहिए मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। बेटा देखो ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ ये है, MO इज इक्वल टू क्या होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज ऑफ इमेज क्या बनी बेटा, A'/B' अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट AB। ओके, अब हमें ध्यान करनी पड़ेगी थोड़ी सी सिमिलर ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल, देखो बेटा ABC1 ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा एक ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा ये वाला, ये वाला। देखो ये इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है ना, और ये जो है इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर मान सकते हो आप, दिख रहा है ना। और आपको पता है सिमिलैरिटी से परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाई बेस। सिमिलर ट्रायंगल से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये दो एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री के हैं, है ना। तो यदि मैं देखूं तो अपन को इसका और इसका रेशियो दिया हुआ है, A'/B', ये वाला बेस तो सॉरी ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन ये वाला परपेंडिकुलर। सिमिलैरिटी से इसके इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, इसका वाला बेस क्या हो गया बेटा, B'(C1) अपॉन इसका वाला क्या हुआ, BC1। बोलो यस और नो। तो सिमिलैरिटी यहाँ पे लग गई एक बार, ठीक है ना। डायग्राम बहुत कचड़ा हो गया बच्चों, मगर क्या करें यार, करना तो पड़ेगा ही। चलो वापस देख लो, ये इसका परपेंडिकुलर था, ये इसका परपेंडिकुलर है, यहाँ तक बनेगा सेकेंड वाले का बेस, ये बनेगा फर्स्ट वाले का बेस। तो ये मैंने कर दिया सिमिलैरिटी से, मतलब MO कितना आ गया मेरे पास, B'(C1) अपॉन BC1। बेटा B'(C1) कहाँ है, देखो ये B', ये C1, समझ गए। इसे मैं क्या लिख सकता रहा हूँ, ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज है, तो आई कैन राइट दिस डिस्टेंस एज व्हाट, V ऑब्जेक्टिव, और फॉरवर्ड प्लस साइड में है तो प्लस ही रहेगा बेटा। तो ये हो गया VO, क्या हो गया ये बेटा, VO। और ये क्या बेटा अपने पास देखो BC1, ये B है, ये C1 है, तो बैक साइड जाना पड़ रहा है C1 से, तो क्या है बेटा ये U0, और वो भी किसमें, निगेटिव में। तो ये हो गया कितना बेटा, माइनस का U0। आ गया समझ में। तो फाइनली हमारे पास MO कितना आ गया बेटा, -V0 अपॉन U0 आ गया। ये हमारे पास आ गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। फाइनल मैग्निफिकेशन क्या था, ये लिखा हुआ है बेटा, M इक्वल टू था ME इंटू M0। तो मैं पहले M0 को आगे रखूंगा, क्या आएगा बेटा, V0 बाई U0, और इसकी वैल्यू बेटा ME की वैल्यू कितनी है, ये 1+D/FE, 1+D/FE, समझ गए ना, क्लियर हो गया ना। देखो जो फाइनल इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, इसलिए माइनस साइन आता है। जहाँ पे फाइनल इमेज प्लस बनती है वहाँ पे प्लस साइन आता है। पिछले बार केवल यही आ रहा था, याद है, प्लस साइन आ रहा था, बट इस बार माइनस साइन, क्योंकि फाइनल इमेज क्या बन रही है, इन्वर्टेड। तो बेटा ये हो गया माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला, नोट कर लो, यही यहाँ तक आता है, नोट करो अच्छे से, है ना। मैग्निफिकेशन इक्वल टू -VO/UO 1+D/FE। VO मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, U है, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके ठीक है बच्चों। सो M इक्वल टू -VO/UO 1+D/FE, इसको लिख लो एक जगह, यहां लिख देता हूं, M इक्वल्स टू माइनस का VO/UO 1+D/FE, फाइनल मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। अब इसमें कुछ स्पेशल केस आते हैं। अब आप देखो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, जो लेंथ होती है माइक्रोस्कोप ट्यूब के अंदर, जो मतलब एक आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच की जो दूरी होती है, जिसको आप आगे पीछे करते हो, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। ओके, उसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से, कहाँ से दूरी शुरू होगी, यहाँ से,
और कहाँ तक चलेगी बेटा? यहाँ तक चलेगी। ओके, यहाँ तक चलेगी। तो यदि मैं इसको देखूं तो लिख सकता हूँ L इक्वल टू, बेटा यहाँ तक की दूरी देखो, यहाँ तक पहली क्या बनी? इमेज इसकी, तो ये कहला गया VO, ऑब्जेक्टिव लेंस तक की इमेज। बोलो हाँ, इमेज तक की दूरी VO, ठीक है ना। और बेटा यहाँ से लेके ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज UE, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना UE, तो VO इसका और UE इसका। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? L इक्वल टू V ऑब्जेक्टिव प्लस U आई पीस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? L इक्वल टू V ऑब्जेक्टिव प्लस U आई पीस। अब इसमें दो तीन केस हैं, वो आप ध्यान से समझो। फर्स्ट केस है इफ द ऑब्जेक्ट AB, ये जो ऑब्जेक्ट AB है, इफ द ऑब्जेक्ट AB लाइज वेरी क्लोज टू दिस फोकल लेंथ। देखो अभी भी ज्यादा पीछे नहीं है, बिल्कुल पास में ही है, अभी भी बिल्कुल पास में है। तो अगर ऑब्जेक्ट पास में है तो ये जो C1B है, इफ ऑब्जेक्ट लाइज, पहला केस लिख लो, इफ ऑब्जेक्ट लाइज वेरी क्लोज टू फोकस। अगर ऑब्जेक्ट फोकस के बहुत पास में है, करीब में है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो C1B है, C1 से लेके B तक की दूरी, वो किसके इक्वल हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू C1FO। C1FO समझ गए ना। और C1FO को हम क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अरे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या बनेगी बेटा? ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ही तो बनेगी ना। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं डायग्राम अलग अलग बनाना, तब समझ में आएगा, नहीं सबका छड़ा दिखेगा है, जैसे जैसे मैंने बनाया। ये क्या बनेगी बेटा? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव FO। क्लियर हुआ ना। तो ये एक पहला कंसिडरेशन है। दूसरा कंसिडरेशन है बेटा, दूसरा कंसिडरेशन है कि ये जो इमेज है A', जो मिली है, अगर ये जो इमेज है ये इसके बहुत पास में होगी, किसके? सेकेंड लेंस के। इफ A', B' is formed very close to the eye lens, very close to the eye lens, मतलब यहाँ से चली इमेज और बिल्कुल पास में बन गई, एकदम पास में। तो ये क्या कहलानी? ये पूरी की दूरी क्या कहलाएगी? ये पूरी की पूरी दूरी L ही तो बन जाएगी ना। यस और नो? मतलब जो अपना जो VO बन रहा था, VO ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज, अगर एकदम पास में जाके बन रही है तो VO किसके इक्वल हो जाएगा? L के इक्वल। क्या हो जाएगा? L के इक्वल। समझ में आया ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सेकेंड केस है कि इफ A', B' इज फॉर्म्ड, बनती है, वेरी नियर टू आई लेंस, अगर ये आई लेंस के बहुत पास में बनती है तो आप क्या लिख सकते हो? देन ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज डिस्टेंस VO इक्वल टू कहां से कहां तक? C1 से लेके कहां तक? C1 से लेके B', C1 से लेके B', C1B' दैट इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला? B' किसके पास पहुंच गया? C2 के पास में। तो C1B' बन जाएगा C1C2, और बेटा C1C2 को ही हम क्या बोलते हैं? L। क्या बोलते हैं? L। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब क्या बनता है? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। क्लियर हुआ। तो जो अपना VO था वो क्या बन गया? L बन गया। बेटा आ जाओ इस फॉर्मूले में वापस। तो यदि इस फॉर्मूले में वापस आ जाओगे तो M इक्वल टू क्या आएगा बेटा? देख, M इक्वल टू माइनस VO, मतलब क्या? माइनस का L। क्लियर हुआ? माइनस का L। बेटा UO नीचे क्या आया है? UO ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ UO। तो UO अपन ने क्या ले रखी है बेटा? FO। क्या ले रखी है? FO। तो यहाँ पे रख दो -L बाई FO। क्लियर हो गया? -L बाई FO, ब्रैकेट में 1 प्लस D अपॉन FE। नोट कर लो बेटा, यही है मैग्निफिकेशन, है ना। लेंथ ऑफ द ट्यूब के अगर संदर्भ में, अगर रिस्पेक्ट में आप बात करोगे लेंथ ऑफ द ट्यूब में, तो आपका ये आएगा M इक्वल्स टू L बाई -L बाई FO 1 प्लस D बाई FE। एनी प्रॉब्लम? नोट करिए। चलिए, तो इम्पोर्टेंट नोट क्या है? नंबर 1 देखिए यहाँ पे मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा? नेगेटिव, मतलब फाइनल इमेज क्या बनेगी आपकी? इन्वर्टेड बनेगी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। ओके, सो एज द मैग्नीफाइंग पावर हियर इज नेगेटिव, द इमेज सीन इन द माइक्रोस्कोप विल बी ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा उल्टी इमेज मिलेगी आपको। ओके, सेकेंड, लार्ज मैग्निफिकेशन के लिए क्या समझ में आ रहा है बेटा? देखो यहाँ पे
अगर आप m ज़्यादा चाहते हैं तो आपको FO भी कम रखना पड़ेगा और FE भी कम रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बट ज़्यादा कम क्या रहेगा? FO। ज़्यादा कम क्या रहेगा? FO। FE से भी ज़्यादा कम रहेगा FO, समझ गए ना। मतलब FO इज लेस देन FE। नोट कर लो बेटा इसमें। ओके, FO इज टेकन मोर लेस देन FE, स्मॉलर देन FE। चलो ठीक है, एनी प्रॉब्लम? क्लियर हो गया ना ये? आगे बढ़ते हैं।